SC/ST एक्ट में अत्याचार का अपराध बताया जा रहा था। आज हर हाल में अत्याचार समाप्त किया जाए ताकि आगे आपका बढ़े, क्योंकि अत्याचार कितने दिन तक पढ़ा जाएगा, ये समस्या है। तो आइए देखा जाए, अत्याचार में बताया गया था कि कुल 29 या 29 कार्य हैं जहाँ की अगर SC या ST से भिन्न कोई व्यक्ति, माने किसी वर्ग का व्यक्ति, इन कार्यों को SC या ST के प्रति करता है तो उसे हम एट्रोसिटी या अत्याचार का अपराध मानेंगे। इसमें लिस्ट हम बता रहे थे, और लिस्ट आपका 9 आया। ऐसे तो भाई हम बता दें आपका 1 2 3 करके याद करके जाइएगा, कम से कम 20 22 अत्याचार जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आगे देखिए आपका कहाँ तक, हाँ, नगर पालिका बताया गया था। इसके बाद आपका खंड एन निकाल लीजिए, एम तक बताया गया था, एन से हमें बताना है, यानी कि ढ। मतदान के पश्चात SC या ST के किसी सदस्य को उपहत कारित करेगा, यानी कि IPC की धारा 319 वाला अपराध करेगा। और कब करेगा? मतदान के बाद, कि तुमने वोट क्यों नहीं दिया। गांव में ज़्यादातर होता है कि वोट क्यों नहीं दिया, या तुम वोट देने क्यों चले गए जब मना किया था, मुर्गा और दारू भी मैं खिलाया था फिर भी तुम नहीं माने और कहाँ चले गए। और 2 बूंद का आपका हमने व्यवस्था भी किया था कि जितना पीना हो पियो और पी के क्या हो जाओ लोटपोट, फिर भी तुम चले गए। और तत्पश्चात उपहत, यानी कि साधारण चोट पहुंचाता है, यानी कि IPC की धारा कौन सा अपराध करता है? 319। या घोर उपहत पहुंचाता है, यानी कि ग्रीवियस हर्ट या गंभीर चोट, तो सेक्शन भी IPC का याद करते रहिए। गंभीर चोट की धारा में 320 में कितने प्रकार की चोटों को गंभीर चोट माना गया है? 8 प्रकार। जो 8वां प्रकार है, तो ऐसी मार मारिए कि कितना दिन तक बिस्तर पर पड़ा रहे? 20, कम से कम कितना? 20 दिन तक अपने सामान्य काम काज से वंचित हो जाए। ये कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। तो 8 क्लाज है, 320 वाला कार्य करता है। या आप कहाँ, एक लोग और पूछ रहे थे इसमें आपका, चूंकि वर्तमान में आपका भारत में देख ही रहे हैं कि माहौल क्या है। कभी बच्चा चोर का आपका अफवाह उड़ रही है, और आपका स्त्रियों के प्रति अपराधों में दिन दूना रात चौगुना वृद्धि हो रही है। कानून में बदलाव लाने के बावजूद भी महिलाओं के प्रति अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है। इसका कारण क्या है? तो कारण ये है, पहला तो कारण ये है कि कानून का भय ही समाप्त हो गया है। जबकि विद्वान कहते हैं कि राजा सो गए, रानी सो गए, आपका प्रजा भी सो गई, लेकिन जो ये दंड हैं, ये जो जगता रहता है 24 घंटा, और इसी दंड के भय के कारण चोर उचक्के इत्यादि अपराध करने से डरते हैं। और जब मानव के अंदर से कानून का भय निकल जाता है तो वह कोई भी अनैतिक और हृदय विराद माने हृदय को झकझोर देने वाली घटना करने से चूकता नहीं है। और कहा भी गया है कि ये मानव जितने आपका प्राणी हैं संसार में, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है, लेकिन जब अपने पर आ जाता है तो इससे भयंकर हाथी और शेर और आपका कह सकते हैं चीता भी नहीं होता। तो आपका एक समस्या दूसरे लोग पूछ रहे थे, जो ये कई कांड हो रहे हैं और पेट्रोल से एसिड से जला दिया जा रहा है, इसके लिए नई धाराएं बनी हैं। आपका IPC की धारा 326 A बनी है, और प्रयत्न करते हैं तो B बनी है। आपका
और दंड की मात्रा काफ़ी बढ़ाई गई है, कम से कम 10 साल 326 ए में और अधिकतम आजीवन कारावास। 10 साल से कम की सजा नहीं मिलेगी। अब वो अलग है। देखिए, अगला है हमला करेगा, यानी कि एसाल्ट करेगा मतदान के बाद। तो एसाल्ट को तुरंत जोड़ लेना है आईपीसी में। हमला कहाँ परिभाषित है? 351 में। और हमला का मतलब क्या होता है? हमला मतलब कि हाव भाव ऐसा दर्शाइए कि सामने वाले को लग जाए या सामने वाले को ये आभास हो जाए कि अब व्यक्ति फोर्स या बल का प्रयोग कर देगा। तो हमला क्या केवल शब्दों से हमला हो सकता है कि नहीं? नहीं। और कुत्ता कुत्ता कुत्ता, एक लाइन तो आया था एपीओ में। कितनी बार कुत्ता आया था? एक बार कि एक क्वेश्चन आया था कि दो? और मुखबंदी वाला नहीं आया था? एक तो आता ही है। मैं कई कुत्ता बताया था, कई प्रकार के कुत्ते होते हैं लेकिन उतना प्रकार संभव नहीं है। आपका कभी समय मिला तो हर एक प्रकार के कुत्तों को क्या किया जाएगा? गब्बर सिंह से लेकर, यानी कि शोले फिल्म से लेकर, और ये जो गली के कुत्ते हैं सबको कभी बताया जाएगा। अभी तो थोड़ा तो पहले ये कुत्ता देख लिया जाए हमला में। ये अपने कुत्ते की मुखबंदी खोलना प्रारंभ करता है तो ये हमला, और झपटवाता है तो क्या होगा? आपराधिक बल। तो हमला का मतलब आपका ये बताया गया। अगला देखिए, या सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करेगा। सामाजिक बहिष्कार का मतलब कोई इसके घर जाएगा नहीं, न ही खाएगा न पानी पिएगा। और आपका आर्थिक बहिष्कार, कोई सामान नहीं बेचेगा, इसके साथ संविदा नहीं करेगा, व्यापार नहीं करेगा। तो कौन सा बहिष्कार? आर्थिक। या आरोपित करने की धमकी देगा, या तो ऐसा करता है या ऐसा करने की क्या केवल देता है? धमकी देगा। या किसी ऐसी लोक सेवक के उपलब्ध फायदों से निवारित करेगा। लोक सेवा यानी कि कह देगा कि तुम्हें राशन कार्ड पर राशन ही नहीं देंगे क्योंकि तुमने मतदान नहीं दिया, तब भी यह अत्याचार का अपराध माना जाएगा। तो वहीं मोदी जी भी योजना चलाए थे कि फ्री का चंदन, घासा रघुनंदन, जब ज्यादा लोग घास लिए चंदन तो आपका हो गया बंधन। और उसके बाद से आपका देख ही रहे हैं हालात क्या हो गया। तो हुआ कि जो चंदन घसने लायक नहीं है वो चंदन छोड़ दे घसना। और 10 लाख लोग अचानक क्या किए? सरेंडर कर दिए। एक ही बस अफवाह उड़ी कि जितना धन जितना आप मैंने लिए हैं अनाज और चावल, वसूली होगी किन से? जो सक्षम थे। तो तुरंत 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 सब लोग क्या किए? 10-20 लाख लोग कम हो गए लेने वाले डर के। तो भाई सरकार को कुछ फायदा हो गया। आगे देखिए आपका अगला है, किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने या विधि द्वारा उपबंधित रीत से मतदान करने के लिए एससी या एसटी के किसी सदस्य को आपका किसी सदस्य के विरुद्ध इस अधिनियम के तहत कोई अपराध करेगा कि तुम मतदान करो, ऐसे करो वैसे करो, तब भी अत्याचार का अपराध माना जाएगा। इसके बाद एससी या एसटी के किसी सदस्य के विरुद्ध मिथ्या यानी कि झूठा, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाला वाद या दांडिक या अन्य विधिक कार्यवाही करेगा, तब भी आपका कह सकते हैं कि ये आपका एससी एसटी का अत्याचार का अपराध माना जाएगा। इसके बाद किसी लोक सेवक को मिथ्या सूचना दीजिए ताकि वह लोक सेवक अपनी शक्तियों का प्रयोग किसके विरुद्ध करे? आपका माने एससी एसटी के विरुद्ध, तब भी आपका अत्याचार का अपराध। फिर आपका एससी या एसटी के किसी सदस्य को अवमानित करने के आशय से लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान में अपमानित या अभित्रस्त करेगा,
यानी कि सार्वजनिक स्थान पर उसे अपमानित करिए या धमकी दीजिए तब भी SC/ST एक्ट लागू होगा। इसके बाद लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जाति के किसी सदस्य को गाली गलौज करेगा, यानी कि जाति का नाम लेकर गाली गलौज किया जाए, इसमें आपका सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के भी डिसीजन है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं जानता कि यह वह व्यक्ति जिसके साथ वह गाली गलौज कर रहा है SC/ST का सदस्य है, तो ऐसी दशा में SC/ST एक्ट के तहत वह व्यक्ति दंडनीय नहीं होगा। यानी कि इसका मतलब कि आशय होना चाहिए, जो अब कल बताया जाएगा IPC में। यानी कि दुराशय नहीं था, वो नहीं जानता था या नॉलेज नहीं था कि SC/ST वर्ग का है, तो वह इस कानून के तहत जाति सूचक शब्दों के प्रयोग करने से और उसके लिए गाली गलौज के लिए दंडित नहीं होगा। अगला देखिए, इसके बाद हैं SC या ST जनजातियों के सदस्यों द्वारा सामान्यतः धार्मिक माने जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करेगा, हानि पहुंचाएगा या अपवित्र करेगा, जैसे कि गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ दीजिए, अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ दीजिए इत्यादि, या उनकी कोई मान लीजिए देवी देवता हैं, वे लोग पूजते हैं और आप जाकर उसको अपवित्र कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तब भी आप पर SC/ST एक्ट की धारा 3 क्या होगी, लग जाएगी। अगला देखिए, इसमें SC या ST के किसी सदस्य के विरुद्ध शत्रुता, घृणा या वैषमनस्य की भावनाओं की आपका कह सकते हैं लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा या चिन्हों द्वारा या दृश्य रूपेण द्वारा या अन्यथा अभिवृद्धि करेगा या अभिवृद्धि करने का प्रयत्न करेगा। यानी कि पेपर में लिख दीजिए, इश्तिहार छाप दीजिए या सोशल मीडिया पर उल्टा सीधा लिखिए, ताकि इनके प्रति लोगों को घृणा हो, इनके प्रति लोगों में क्या हो, वैमनस्य हो, तब भी धारा 3 के तहत इसे क्या माना जाएगा, अत्याचार। इसके बाद हैं SC या ST के सदस्यों द्वारा अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का या तो लिखित या मौखिक शब्दों द्वारा अनादर किया जाएगा, जैसे गौतम बुद्ध जी हो गए, अंबेडकर जी हो गए, आपका रविदास जी हो गए इत्यादि लोगों का क्या करना, अनादर, इनके बारे में उल्टा सीधा बोलना। इसके बाद आपका है SC या ST के सदस्य का सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले किसी स्रोत, जलाशय या अन्य जल स्रोत को दूषित करेगा, गंदा करेगा या उपयुक्त है तो अनुपयुक्त बना देगा। यानी कि जहाँ से वो पानी वानी इत्यादि लेते हैं उसमें आप गंदगी फैला दीजिए, तब भी ये धारा अत्याचार माना जाएगा। अगला आपका है कि SC या ST के किसी सदस्य को लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढ़जन्य अधिकार से इनकार करेगा, या तब भी आपका कह सकते हैं, यानी कि उनकी रूढ़ है, प्रथा है कि इस इलाके से हम जाएंगे, जलूस निकालेंगे और कोई रोकता है कि हम नहीं निकालने देंगे, तब भी आपका अत्याचार का अपराध माना जाएगा। इसके बाद हैं SC या ST के किसी सदस्य को उसका घर, ग्राम या निवास या अन्य स्थान छोड़ने को मजबूर करेगा या मजबूर कराएगा, यानी कि ऐसा कार्य करेगा जिससे कि ये लोग अपना घर बार छोड़कर क्या हो जाए, गांव से भाग जाएं, तब भी ये अत्याचार का अपराध माना जाएगा। इसके बाद हैं SC या ST के किसी सदस्य के को निम्नलिखित के संबंध में किसी रीत से बाधित करेगा, तो तमाम है कब्रिस्तान, शमशान, मोटरसाइकिल पे आपका न जाओ या आपका कह सकते हैं कि घोड़े शोभा यात्रा के दौरान घोड़े पर न जाओ, विवाह के दौरान घोड़े पर न जाओ, ये आपका तब भी इत्यादि, या
नए कपड़े न पहनो, नए जूते न पहनो इत्यादि, तब भी क्या माना जाएगा? अत्याचार का अपराध माना जाएगा। दो और बचे हैं 29 में आपका। जादू टोना करने या डाइन होने के अभिकथन पर एससी या एसटी के सदस्य को शारीरिक हानि या मानसिक यंत्रणा देगा। यानी कि ये जादू टोना करती हैं या करता है या ये तो डाइन है। तो झारखंड ने तो डाइन कानून ही बना दिया कि डाइन एक्ट बनाया है। और उसमें डाइन ओइन के लिए क्या बनाया है, खूब लोग पढ़े भी थे झारखंड में। डाइन एक्ट बना है अलग से। यूपी में अब है कि नहीं, कहीं देखना पड़ेगा क्या यूपी ने डाइन एक्ट बनाया है कि नहीं, लेकिन वहाँ बना है भाई। हाँ, एमपी में जहाँ ज़्यादा जनजातियाँ हैं वहाँ ये कानून है। क्योंकि कई लोग ये कहते हैं कि ये जनजात के लोग मने डाइन का काम करते हैं, जादू टोना सीखे हैं, टोना कर देंगे, जादू कर देंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हवा में उड़ जाएंगे। लेकिन हमें तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जो ज़्यादा जादू टोना करे। हम भी सोचते हैं कि कभी क्या पड़े पड़े पाला पड़े हमसे भी लेकिन मिला ही नहीं। आपका कई पढ़े लिखे लोग, जैसे कोई आया और कहा कि हम आपका धन दूना कर देंगे, तो आप कहिए हम 3 गुना कर देंगे, पहले तुम तो अपना धन निकालो। शहर के लोग भ्रम जा रहे हैं। कई घटनाएं ऐसी हुई शहर में कि आए और कहे कि हम बहुत बड़े आपका मने जानकार हैं। तो आप कहिए कि तुमसे बड़ा मैं जानकार हूँ, बताओ कितने जानकार हो। तो वहीं औरतों को भरमा देते हैं, ज़्यादातर पुरुषों को भी, कि आप 100 रुपया रखिए यहाँ, तब तक कहेंगे कि आप सोना रखिए, अभी तुरंत हम मंत्र मारेंगे तो क्या हो जाएगा, दूना। और आपका कहे और फिर कहेंगे कोई काम से भेज देंगे कि जाइए प्यास बहुत तेज लगी है, 1 गिलास क्या लाइए पानी। या उसी समय वो सोना लेकर क्या होगा, घर से फरार, या पुड़िया में बंद कर देगा कोई भभूत भूत और कहेगा कि ये आपका नोट इसी में बंद है लिफाफे में, 1 घंटा तक बिल्कुल ना खोलिए। 1 घंटे बाद जब खोलेंगी तो ये क्या हुआ रहेगा, दूना। और बहुत तेजी से भागेगा, इतना तेजी से कि आप पकड़ नहीं पाएंगे। और तब तक 1 घंटा बाद खोलिए तो न 3 में न 13 में न नोट आपकी मिलेगी। तो काफ़ी, मैंने जहाँ मैं रहता था किराए पर पहले, मकान मालकिन भी इस चक्कर में पड़ गई और वो 5 मिनट बाद ही खोल दी लिफाफा। तो उसमें बस आपका मैंने भभूत मिला और सारा पैसा लेकर 500 1000 वो भाग गया। ये खुद मैंने, हमारी मकान मालकिन वहाँ जहाँ रहता था वो खुद इससे पीड़ित थी। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसे लोगों से क्या करना है, सावधान रहना है। क्योंकि कबीरा इस संसार में भांति भांति के लोग, अच्छे इंसान भी हैं तो बुरे इंसान भी हैं, और बुरे इंसान इस समय ज़्यादा हैं और अच्छे इंसानों की संख्या कम हो गई। लेकिन अच्छे इंसान हैं, इसमें कोई शक नहीं है, तभी ये धरती टिकी है। सब बुरा ही करने लगेंगे तो कौन, धरती पाप से भारी हो जाएगी और धरती आपका नष्ट हो जाएगी। लेकिन अच्छे इंसान है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आगे देखा जाए लास्ट वाला, एससी या एसटी के किसी व्यक्ति या कुटुंब या उसके किसी समूह का सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार करेगा या धमकी देगा कि तुम लोगों को कभी भी आपका समारोह में बुलाया जाएगा कि नहीं, और तुम लोगों के साथ कभी भी कोई व्यापार या संविदा नहीं करेगा, तो ये भी आपका अत्याचार माना जाएगा। इन 29 कार्यों में से एक या अधिक कार्य जो भी व्यक्ति करेगा वह सजा का हकदार होगा। सजा बताया गया था पहले भी, लास्ट में भी बताया जा रहा है। वह कारावास से जिसकी अवधि 6 मास से कम की नहीं होगी किंतु 5 वर्ष तक की हो सकेगी, और जुर्माने से क्या होगा, दंड। यानी कि धारा 3 के क्लाज 1 में 29 उप क्लाज हैं जहाँ की अत्याचार का अपराध दिया गया है। इसके बाद आपका जो क्लाज 2 है,
क्लास 2 में आपका कुछ अपराध हैं जो आप SC ST के प्रति करते हैं, तब भी आपका ये जितने अपराध क्लास 2 में हैं, ये शुद्ध रूप से IPC में भी अपराध हैं। जैसे SC ST का घर जला दीजिए, मड़ई फूक दीजिए, या उसके खिलाफ मिथ्या साक्ष्य दे दीजिए, मिथ्या साक्ष्य गढ़ दीजिए, या कह सकते हैं कि आपका इत्यादि। तो इसके लिए दंड की मात्राएं अलग अलग हैं। अब जब आप प्री के लिए पढ़ेंगे तो ये जो क्लास 2 है उसको भी कवर करना पड़ेगा। तो एक बार घर पर देख लीजिएगा, आपका एक बार जरूर देखिएगा। अब आइए धारा 4 से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखिए धारा 4 से कैसे क्वेश्चन आपका मेंस में बन सकता है भाई। मेंस में आपका जो क्वेश्चन बन सकता है वह ये बन सकता है कि अगर माने लोक सेवक की उपेक्षा के लिए दंड क्या है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पब्लिक सर्वेंट है और SC ST के प्रति उसका कुछ कर्तव्य है और वह अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है, तो इसके लिए SC ST एक्ट के तहत क्या प्रावधान है, या वह कितने दंड से दंडनीय होगा। यानी कि अब सबसे पहले तो पब्लिक सर्वेंट आपको पढ़ना है, लोक सेवक पढ़ना है। लोक सेवक की परिभाषा IPC की धारा 21 में दी गई है, और जो परिभाषा IPC में दी गई है वही परिभाषा आपका यहाँ भी काम करेगी। जरूर याद रखिए, अलग से नहीं है परिभाषा। और लोक सेवक, अगर कोई लोक सेवक है, अगर जो SC या ST का सदस्य नहीं है और SC या ST के प्रति कुछ कार्य करता है, तो धारा 4 के तहत वह दंड का भागी होगा। फिर एक बार समझिए, अगर कोई DM है और वह SC या ST कैटेगरी का व्यक्ति है, धारा 4 के तहत कार्यों को करता है, तो वह दंड का भागी नहीं होगा। लेकिन अगर वह जनरल या OBC का मेंबर है और धारा 4 के तहत कार्यों को करता है, तो वह धारा 4 के तहत दंड का भागी होगा। फिर हम एक बार बता रहे हैं, अगर धारा 21 IPC वाला कोई पब्लिक सर्वेंट है और वह SC या ST कैटेगरी का है, और तब वह धारा 4 के तहत दंड का भागी नहीं होगा। धारा 3 में भी यही मैं बताया था कि अगर SC या ST कैटेगरी का व्यक्ति है और वहीं अत्याचार करता है SC या ST के प्रति, तो धारा 3 अप्लाई होगी कि नहीं, नहीं होगी। और धारा 4 बस अंतर ये है कि धारा 4 में कौन आ गए, पब्लिक सर्वेंट। तो अगर पब्लिक सर्वेंट के लिए दंड कहाँ दिया गया है, धारा 4 में। धारा 4 2016 में आपका संशोधित की गई है। पहले 4 लाइन की थी, लेकिन अब आपका 100 शब्द लगभग लिखे गए हैं। पहले आपका 4 ही लाइन की थी, लेकिन 2016 में व्यापक संशोधन किया गया और संशोधन करके काफी विस्तृत कर दिया गया है। देखिए कह करके बेर कर्तव्य उपेक्षा के लिए दंड। तो कोई भी लोक सेवक जो SC या ST का सदस्य नहीं है, तो मैं बता ही दिया हूँ कि वह जो पब्लिक सर्वेंट हैं, अगर SC या ST का मेंबर है तो धारा 4 अप्लाई नहीं करेगी। SC या ST का मेंबर नहीं है, तभी ये धारा 4 क्या होगी, अप्लाई नहीं है। इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा पालन किए जाने के लिए अपेक्षित अपने कर्तव्यों की जानबूझकर उपेक्षा करता है। यानी कि जो कर्तव्य SC ST के प्रति इस कानून के तहत
या इस कानून के तहत जो नियमावली बनी है उसके तहत उसको सौंपे गए हैं, और उन कर्तव्यों की वह जानबूझकर क्या करता है, वायलेशन। जानबूझकर का मतलब दुराशय के साथ, दुरा जो आईपीसी में कल आप लिखेंगे, दुराशय का मतलब आशय के साथ। तो ऐसी दशा में वह दंड का भागी होगा। दंड की मात्रा कितनी होगी, तो 6 माह से कम नहीं, किंतु जो अधिकतम कितनी हो सकेगी, 1 साल। तो आखिर कौन से लोक सेवक के कर्तव्य हैं जिनका वह जानबूझकर उल्लंघन करेगा, तो कम से कम 6 माह का कारावास या अधिकतम 1 वर्ष तक के कारावास के लिए वह लोक सेवक या पब्लिक सर्वेंट दंड का भागी होगा। अब एक देखिए कर्तव्य, ये भी आपको याद करना पड़ेगा। ये है आपका क्लास 2 में है भाई, कौन कौन कर्तव्य। पुलिस थाने के प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर लेने से पहले मौखिक रूप से दी गई सूचना को सूचनाकर्ता को पढ़कर सुनाना और उसको लेखबद्ध करना। यानी कि अब एफआईआर पर आ जाइए, क्या नियम है। अब इसके लिए जाना पड़ेगा आपका सीआरपीसी में जाकर समझना पड़ेगा कि 154 यानी कि सेक्शन 154 को पहले जानना पड़ेगा। धारा 154 बताती हैं कि जो आप एफआईआर दर्ज कराएंगे तो आप किसी संज्ञेय अपराध की सूचना, किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आप किसको देंगे, थाने के भार साधक अधिकारी को। या तो सूचना मौखिक दी जा सकती है या लिखित। अगर मौखिक दी गई है तो थाने का भार साधक अधिकारी स्वयं या अपने अधीनस्थ या सबॉर्डिनेट से उसे लिखवाएगा, और लिखवाने के बाद सूचनादाता को एक बार पढ़कर क्या किया जाएगा, सुनाया जाएगा। अगर सूचनादाता कहता है कि हम ये नहीं ये कहे थे, तो एफआईआर में उसी समय क्या कर दिया जाएगा, संशोधन संशोधन हो जाएगा। अब समस्या ये है कि अगर कोई SC ST वर्ग का व्यक्ति है, वह एफआईआर दर्ज कराया, मौखिक कहा था कि लिखिए, और दरोगा जी पढ़कर सुनाए ही नहीं, तो दरोगा जी ने अपने कर्तव्यों का क्या किया, उल्लंघन, और धारा 4 के तहत वह दंड का क्या होंगे, भागी। लेकिन लग गया तो आपका नीचे वाली परंतु से भी हमें कवर करते रहना है। परंतु लोक सेवक के विरुद्ध इस संबंध में जो आरोप होगा वह प्रशासनिक जांच की सिफारिश पर अभिलिखित किए जाएंगे। यानी कि पहले प्रशासनिक जांच होगी कि क्या दरोगा जी ने ऐसा किया है कि नहीं, और इसी जांच में मामला आपका क्या होता है, रफा दफा। अब ये रहता कि डायरेक्ट मुकदमा होगा, प्रशासनिक जांच क्यों करा रहे हैं भाई आप। जब दरोगा जी ने ऐसा काम कर दिया तो आप प्रशासनिक जांच की क्या आवश्यकता है, डायरेक्ट मुकदमा करके और अभियोजन को क्या करिए आगे। तो कह दिया गया कि पहले क्या होगी, आंतरिक जांच यानी कि विभागीय जांच होगी, और उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। तो पूरा जितना कर्तव्य का वायलेशन हम बताएंगे, अभी एक बताए हैं, इसमें हमेशा याद रखिए जब भी मैंने कार्यवाही की जाएगी तो जो इल्ज़ाम लोक सेवक पर लगेगा, पहले कौन सी जांच होगी, आपका मने प्रशासनिक जांच होगी, और उसके बाद ही आपका कह सकते हैं कि मुकदमा चल सकेगा। अगला देखिए आपका बी, इस अधिनियम या अन्य सुसंगत उपबंधों के अधीन शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट को रजिस्टर करना, या अधिनियम की उपयुक्त धाराओं के अधीन उसको रजिस्टर करना। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर कोई SC/ST वर्ग का व्यक्ति FIR दर्ज कराने गया और दरोगा जी ने FIR दर्ज करने से ही इनकार कर दिया तो मामला धारा 4 में आएगा और दरोगा जी भी दंड के क्या होंगे, भागी। तो इसको IPC से जोड़ लेना है कि FIR दर्ज करने से अगर इनकार करते हैं थानेदार साहब तो IPC की 21 धारा में वह दंड के भागी होंगे 166A यानी कि 166A। रटे रहिए कौन सी धारा। केस भी याद रखना है, ललिता कुमारी बनाम ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का केस है कि FIR दर्ज करना क्या है, बाध्यकारी। दूसरा, FIR आपका सुसंगत धाराओं में दर्ज नहीं किया, यानी कि हुई थी घोर उपहत्या और आपका लिखा रिपोर्ट किस में, उपहत्या की। यानी कि आपका कह सकते हैं कि जो धाराएं लगाई जानी चाहिए वे धाराएं दरोगा जी ने लगाया कि नहीं, नहीं लगाया। देखिए तीसरा आपका C, इस प्रकार अभिलिखित की गई सूचना की एक प्रति सूचनाकर्ता को तुरंत प्रदान करना, यानी कि अगर FIR, अब CRPC से भी जोड़ते रहिए, अगर FIR होती है तो थाने का भारसाधक अधिकारी बाउंड है कानूनन कि वह सूचना की सेकंड प्रति सूचनादाता को तत्काल एवं निःशुल्क दे सकेगा कि देगा। हाँ, बाध्यकारी है कि विवेक है, बाध्यकारी। दे सकेगा में यही झारखंड में ही फ्री में आया, दे सकेगा कि देगा, तो देगा। और नहीं देता है तो अगर आपका धारा 4 में आ जाइए SC/ST एक्ट में, अगर तत्काल निःशुल्क कॉपी सेकंड प्रति नहीं देता और SC या ST के किसी वर्ग के सदस्य ने FIR दर्ज कराई है और दरोगा जी SC या ST कैटेगरी के नहीं हैं तो धारा 4 के तहत वह दंड के क्या होंगे, भागी। अगला देखिए D, पीड़ितों या साक्षियों के कथन को अभिलिखित करना, यानी कि थानेदार का कर्तव्य है कि पीड़ित का बयान ले और साक्षियों का बयान ले। तो बताइए बयान फिर CRPC कवर करना पड़ेगा। पीड़ित और साक्षियों का बयान लिया जाता है, आपका स्टेटमेंट लिया जाता है, तो पुलिस किस धारा के तहत तथ्य एवं परिस्थितियों से परिचित व्यक्तियों के स्टेटमेंट या बयान अभिलिखित करती है, 161। कौन सी धारा CRPC जोड़ लेंगे, 161। अगर दरोगा जी ऐसा नहीं करते, SC/ST एक्ट का मामला है, तो धारा 4 उन पर भी क्या होगी, अप्लाई। अगला देखिए, अन्वेषण करना और विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय में 60 दिन की अवधि के भीतर चार्जशीट फाइल करना तथा विलंब अगर है तो लिखित में कथन करिए विलंब का, यानी कि अन्वेषण करिए और आपका 60 FIR के 60 दिन के अंदर आप 173(2) CRPC के तहत पुलिस रिपोर्ट भेज दीजिए। और अगर डिले होता है तब भी धारा 4, लेकिन डिले का कारण बता दिया जाता है तो धारा 4 के तहत वह लोक सेवक दंड का भागी नहीं होगा। तो रिपोर्ट कितने दिनों में भेजनी है, आपका पुलिस रिपोर्ट 60 दिन। अगला देखिए, किसी दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को सही रूप से तैयार विरचित करना या उसका अनुवाद करना, यहाँ वायलेशन करते हैं अगर आपका माने लोक सेवक कोई, तब भी धारा 4 के तहत दंडित। और इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों में जो कर्तव्य दिए गए हैं उनका वायलेशन, तो जो नियमावली बनी है उनमें दिए गए कर्तव्यों का अगर कोई लोक सेवक वायलेशन करता है तो वह धारा 4 के तहत दंड का क्या होगा,
भागी। आप देखिए आपका वो तो भाई आपका इसका मुकदमा जो चलेगा विशेष न्यायालय या अनन्य विशेष न्यायालय, देखिए दोनों को फिर एक बार हम बता दे रहे हैं। विशेष न्यायालय जहां मामले कम हैं वहां कोर्ट ऑफ सेशन को ही SC ST कोर्ट भी घोषित कर दिया जाएगा और वह स्पेशल कोर्ट कहलाएगा। और जहां मामले ज़्यादा हैं वहां अलग से राज्य सरकार हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से अलग से SC ST कोर्ट स्थापित करेगी, सत्र न्यायालय को नहीं, अलग से। और उसका नाम होगा अनन्य विशेष न्यायालय। केवल वही मामले देखेगा, लेकिन कहाँ आपका जहाँ मामले क्या हो ज़्यादा, ये बताया जाएगा आगे। अभी आपका धारा 14 15 इत्यादि में है। इस प्रकार आपका ये भी धारा समाप्त हो गई। धारा 5 आ जाइए। पश्चातवर्ती दो सिद्धि के लिए वर्धित दंड, यानी कि एक दो लाइन इसको देखना है। बस आपका अन्य राज्यों में जैसे कि आपका MP ADPO है, राजस्थान में ये कानून है, APO में, हाँ MP ADPO में है, वहाँ प्री में पूछा जा सकता है कि आपका पूर्व दो सिद्धि का प्रावधान कहाँ है। तो धारा 5 में प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि एक बार सजा पाए हो और पुनः अपराध वहीं करते हो तो दूसरी बार सजा बढ़ती है कि घटती है, बढ़ जाएगी आपका। और कह सकते हैं कि कम से कम अब कितनी मिलेगी, 1 साल से तो अब कम नहीं मिलेगी दोबारा में। और अधिकतम जो उस अपराध के लिए क्या है वर्णित। अगला देखिए धारा 6 IPC के कुछ प्रावधान SC ST एक्ट में लागू होंगे। तो IPC के कौन कौन से प्रावधान इस कानून में लागू होंगे। तो आपका देखिए धारा 72 के लिए मेंस में तो नहीं पूछा जाता। देखिए आपका IPC की धारा 34, तो 34 समझ लीजिए, एक लाइन केवल पूरा ही पढ़ा दिया जाए भाई कानून। 34 ये है कॉमन इंटेंशन, यानी कि 34 अध्याय 3 यानी कि दंड के विषय में, यानी कि 53 से लेकर कहाँ तक 75 तक की धाराएं। अध्याय 4 यानी कि जनरल एक्सेप्शन, कल भूमिका बांधी गई थी IPC में, तो कल ही बताया गया था। तुष्टि पद मंडल का केस है। तुष्टि पद नाम स्टेट ऑफ उड़ीसा। तुष्टि पद मंडल वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा के केस में ये कहा गया कि जो 76 से 106 IPC में डिफेंस दिए गए हैं उनका बचाव किन अपराधों में लिया जा सकता है। IPC के तहत अपराध, स्पेशल लॉ के तहत अपराध, लोकल लॉ के तहत अपराधों में और उपर्युक्त सभी में। तो क्या मैं बताया था कल, उपर्युक्त सभी। तो क्या SC ST एक्ट के तहत अभियुक्त बचाव ले सकता है कि नहीं 76 से 106 तक का। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कौन सी धारा बता रही हैं आपका 6, यानी कि SC ST एक्ट की। इसके बाद आपका अध्याय 5 मैंने दुष्प्रेरण। 5A यानी कि षड्यंत्र, यानी कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। 149 सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करना। अध्याय 23 के उपबंध, यानी कि 511 जहाँ तक हो सके इस कानून के तहत लागू होंगे कि नहीं होंगे। इसके बाद आगे आ जाइए। धारा 7 देखा जाए, कतिपय व्यक्तियों की संपत्ति का समापहरण फॉर फ्यूचर, यानी कि जब्ती। ये क्वेश्चन आपका टिप्पणी में बहुत ज़्यादा पूछे तो पूछ सकता है कि उन परिस्थितियों का वर्णन करिए जिन परिस्थितियों में कुछ व्यक्तियों की संपत्ति को SC ST एक्ट के तहत जब्त या फॉर फ्यूचर या समर्पित किया जा सकेगा। तो आपका कौन सी धारा लिखेंगे, सेक्शन 7। बहुत ज़्यादा अगर अंदर जाकर पूछेगा तो आपका टिप्पणी में पूछ सकता है भाई, फुल क्वेश्चन बनना मुश्किल है। तो देखिए तो आपका 5 मिनट में समाप्त हो जाएगा।
देखिए आपका पहला, जहाँ कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध किया गया है, वहाँ विशेष न्यायालय कोई दंड देने के अतिरिक्त लिखित रूप में आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगा कि उस व्यक्ति की कोई संपत्ति, चल या अचल या दोनों, जिनका उस अपराध को करने में प्रयोग किया गया है, सरकार को समर्पित हो जाएगी, यानी कि जब्त हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जब न्यायालय इस अध्याय के तहत किसी व्यक्ति को दंडित करता है, तो न्यायालय चाहे तो यह आदेश दे सकता है कि जो व्यक्ति कन्विक्ट किया गया है उसकी चल या अचल संपत्ति को जब्त किया जाए, और किसके फेवर में जब्त किया जाए, आपका कह सकते हैं कि सरकार के। लेकिन आपका किस संपत्ति को जब्त किया जाए, जो संपत्ति उसने अपराध करने के लिए क्या की थी, प्रयोग। जैसे कि आपका मान लीजिए खेत था, और अपने खेत पर या अपने दरवाजे पर 10 लोगों को एकत्र किया और वहां से चला SC ST के प्रति अपराध करने, तो जहां एकत्र की गई है आपका भीड़, वह संपत्ति भी जब्त होगी। और मान लीजिए आपका पशु छोड़ दिया कि जाकर क्या करो बाबा के बैल जैसे चर लो, यानी कि आपका पशु छोड़ दिया, मान लिए कि बैल ही छोड़ दिया, और ये छोड़ दिया जानबूझकर कि जाकर वह SC और ST का खेत क्या करेगा, नष्ट कर देगा या चर लेगा। जैसे बाबा छोड़ दिए हैं कि आपका जाओ चरो, कोई पुरसा हाल नहीं है, बाबा भी छोड़े हैं। तो एक बैल आपका अभी आया भी था कि चढ़ गया टंकी पर आपका बनारस में, और लोग खूब फोटो भेजे कि ये बैल भी बाबा से क्या मांग रहा है, न्याय। तो आगे देखिए, वो तो अलग बात है। देखिए क्लास 2 देखिए भाई, जहाँ कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन किसी अपराध का अभियुक्त है, वहाँ उसका विचारण करने वाला विशेष न्यायालय ऐसा आदेश करने के लिए स्वतंत्र होगा कि उसकी सभी या कोई संपत्ति, चाहे चल हो या अचल हो, ऐसे विचारण की अवधि के दौरान कुर्क की जाए। और अगर विचारण में उसको दोष सिद्ध किया जाता है, तो आपका कह सकते हैं कि ऐसी संपत्ति को उतना भाग कुर्क रखा जाए जितना से उस पर लगाया गया जुर्माना क्या किया जा सके, वसूला जाए। यानी कि पहला खंड आपका ये तब लागू होगा जब किसी व्यक्ति को न्यायालय ने SC ST एक्ट के तहत सजा दे दी हो, और केवल वही संपत्ति कुर्क होती, माने जब्त की जाती थी, जो अपराध में क्या हुई थी, प्रयोग। और वह भी किसके खाते में संपत्ति जाती थी, पहले क्लाज में सरकार के। किसके खाते में। लेकिन आपका अंडर ट्रायल में है, अगर विचारण चल रहा है और न्यायालय को लगता है कि अभियुक्त की चल अचल संपत्ति को जब्त किया जाना चाहिए, तो ऐसी दशा में न्यायालय आदेश दे सकेगा कि ऐसी संपत्ति को जब्त किया जाए, और तब तक किया जाए जब तक कि आपका निर्णय न आ जाए। और अगर निर्णय कन्विक्शन का आता है, तो जितना जुर्माना लगाया गया है उतनी संपत्ति तो रखी जाएगी, बाकी छोड़ी जाएगी, ताकि दोबारा कुर्की न करना पड़े, और उसी से क्या वसूल लिया जाए, नीलामी करके बेचकर, जुर्माना। इस प्रकार आपका सेक्शन 7 भी क्या हो गया, समाप्त। आपका 8 में अपराधों के बारे में उपधारणा कम ही चांस हैं, शक्तियों का प्रदान किया जाना कम ही चांस हैं। आपका उपधारणा कल हल्का सा बता दिया जाएगा। अब जो आपका क्वेश्चन बनेगा अध्याय 3 से, आपका निष्कासन या तड़ी पार या क्षेत्र बदर या एरिया से कहाँ भेज दिया जाएगा, बाहर।
तो कल आपका एरिया से बाहर भेजा जाएगा, क्योंकि थोड़ा मच भाई मच्छर ज़्यादा लगते हैं, कीड़े मकोड़े, इसलिए थोड़ा सुबह ब्लीचिंग पाउडर छिड़का गया है, उसका भी असर लोगों को थोड़ा बहुत हुआ है। तो इसलिए थोड़ा पहले ही क्लास 10 मिनट बंद किया जा रहा है। तो कल उपधारणा हल्का सा बताकर तड़ी पार बताया जाएगा। इसको तड़ी पार कहा जाता है। निष्कासन से मेंस में क्वेश्चन आ सकता है। निष्कासन भाई पूरा अच्छे से समझिएगा। तो कल क्लास चलेगी भाई। अब आप